धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था और पहाड़ों की चोटियों के पीछे सूरज ऐसे डूब रहा था जैसे किसी ने आसमान से सुनहरी चादर खींच ली हो। इसी वक्त गांव की पुरानी पगडंडी पर एक बूढ़ा आदमी चप्पल के घिसे हुए तलवों को घसीटता हुआ अपने छोटे से मिट्टी के घर की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था हरिदास। उम्र ने उसकी कमर झुका दी थी, आंखें धुंधला दी थीं और दिल में बस एक ही चीज बची थी, तन्हाई। उसकी पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी और अपना कोई बेटा बेटी न होने की वजह से वह दुनिया में अकेला रह गया था। लेकिन आज हवा में कुछ अलग था। आज उसके घर के आंगन में कोई रोशनी जल रही थी। कोई परछाई हल्के हल्के दरवाजे के पास झूम रही थी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हरिदास के कदम रुके। यह कौन हो सकता है? उसने बूढ़ी आवाज में बुदबुदाया। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो भीतर से धीमी कांपती हुई आवाज आई, बाबा, आप आ गए। हरिदास हक्का बक्का रह गया। सामने खड़ी थी एक 17-18 साल की दुबली पतली लड़की, बड़ी बड़ी भावुक आंखें, दुपट्टा कसकर ओढ़े हुए जैसे दुनिया से डरती हो। तक तुम कौन? लड़की ने उसके पैर छू लिए। मैं रूही, आपकी पत्नी की बेटी, आपकी सौतेली बेटी। हरिदास के होश उड़ गए। उसकी पत्नी ने कभी अपनी पुरानी शादी या किसी बेटी का जिक्र नहीं किया था। रूही की आवाज टूट रही थी, शायद डर, भूख और सफर की थकान से। माँ ने मरने से पहले कहा था कि अगर कभी दुनिया बेगानी लगे तो अपने बाबा के पास चली जाना। आपके पास? हरिदास सन्न था। दिल का एक हिस्सा मानने को तैयार नहीं था, पर दूसरे हिस्से में पत्नी की हल्की मुस्कान चमक उठी। अगर मैं न रहूं तो मेरी रूही को संभाल लेना। यादें तीर की तरह लौटीं। उसने धीरे से कहा, अंदर आजा बेटी। बाहर ठंड बढ़ रही है। रूही की आंखें भर आईं। वह पहली बार किसी ने उसे बेटी कहा था। घर में बस 2 कमरे, पुरानी चारपाई, एक टूटा हुआ दिया और कोनों में धूल जमा थी। लेकिन रूही को लगा जैसे उसने किसी महल का दरवाजा पार किया हो, क्योंकि उस घर में उसे अपनापन मिला था जो जिंदगी भर नहीं मिला। उस रात हरिदास ने रूही के लिए खिचड़ी बनाई। गर्म भाप उठती रही और दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ चुप्पियां इंसान को जोड़ देती हैं, जैसे शब्द कभी नहीं जोड़ पाते। खाना खाकर रूही ने कहा, बाबा, मैं काम कर लूंगी, घर संभाल लूंगी, आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी। हरिदास ने उसे गौर से देखा। एक अनाथ सी लड़की, अकेली, सहमी हुई, लेकिन आंखों में एक चमक, जैसे किसी ने उसे अभी अभी जिंदगी वापस दी हो। अगली सुबह रूही जल्दी उठ गई। उसने आंगन बुहारा, चूल्हा जलाया, चाय बनाई। हरिदास कई सालों बाद इतनी महकती हुई सुबह देख रहा था। धुएं में गुड़ की खुशबू, घर के भीतर हलचल और किसी के पैरों की आहटें, जैसे बजते हुए घूंघरू। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई, हरिदास की सौतेली बेटी आ गई है। लोग तिरछी नजरें डालते, कानाफूसी करते, कोई शक करता, कोई ताने मारता, लेकिन रूही सब सहती रही, सिर्फ इसलिए कि उसे पता था उस बूढ़े आदमी को उसकी जरूरत है, और शायद उसे भी अपने बाबा की। कुछ हफ्तों में रूही ने घर का पूरा रूप बदल दिया। टूटी खिड़कियां ठीक की, आंगन में तुलसी लगा दी, हरिदास के लिए नर्म जूते खरीदे और हर रात उसकी दवाइयां समय पर देती। फिर भी गांव वाले चैन से कहाँ रहने देते हैं। एक दिन उन्होंने कड़वी बात कह दी, रूही भोली मत बन, यह बूढ़ा तेरा असली बाप है भी या नहीं? कहीं यह सब जायदाद के लालच में तो नहीं आ गई? हरिदास ने वह बात सुनी तो उसका दिल चीर गया। रूही की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, बाबा, मैं जानती हूँ दुनिया बात करती रहती है, लेकिन आप मेरे लिए माँ के आखिरी भरोसे की तरह हो। उस दिन पहली बार हरिदास ने उसे सिर पर हाथ रखकर कहा, तू मेरी बेटी है रूही, खून की नहीं लेकिन दिल की। और उस एक वाक्य ने रूही की जिंदगी बदल दी।
उसने महसूस किया कि कभी कभी रिश्ते जन्म से नहीं, जरूरत से बनते हैं, और ऐसे रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। पर असल कहानी तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि एक शाम हरिदास गिर पड़ा, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए और आंखों में डर। रूही उसे सहारा देकर चारपाई पर बैठाती रही, पानी पिलाती रही, उसके माथे पर पानी की पट्टियां रखती रही। लेकिन रात बढ़ती गई और हरिदास की हालत बिगड़ती गई। रूही गांव के एक एक घर भागी। किसी के पास गाड़ी है, बाबा को अस्पताल ले चलिए। लेकिन गांव वाले बहाने बनाते रहे। बहन, रात के समय गाड़ी निकालना मुश्किल है, किसी और से पूछ ले, हमारा पेट्रोल कम है। हरिदास दर्द से कराह रहा था। रूही रोई नहीं, वह टूटते हुए भी मजबूत बनी रही। अंत में उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह बाबा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह अपने कंधे पर उनका शरीर संभालते हुए अंधेरे रास्ते पर निकल पड़ी। पहाड़ों में हवा चुभ रही थी, पैर कांप रहे थे, पर उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। बाबा, मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगी, कुछ नहीं होगा आपको। वह लड़खड़ाते हुए चलती रही। मिट्टी पर घुटनों के निशान छूटते गए, लेकिन हाथों की पकड़ वही रही, कसकर, जैसे दुनिया की आखिरी उम्मीद हो। और तभी दूर कहीं आग की रोशनी हिली। एक जीप की हेडलाइटें नजदीक आईं। किसी ने शोर मचाया, अरे, यह लड़की बूढ़े को उठाकर कहाँ ले जा रही है। जीप रुकी, दरवाजा खुला और कोई उतरा। जीप से उतरने वाला आदमी लंबा सा, मजबूत कंधों वाला, लगभग 30-32 साल का था। उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता एक साथ उभरी हुई थी। उसने टॉर्च सीधी करके देखा तो रास्ते के बीचों बीच घुटनों के बल बैठी रूही दिखी। एक हाथ से हरिदास को संभाले हुए, दूसरे हाथ से अंधेरे में लटकी उम्मीद को थामे हुए। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं, लेकिन उसने बाबा की पकड़ ढीली नहीं होने दी थी। उसने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ? यह हाल कैसे हुआ इनका? रूही ने कांपती आवाज में कहा, भाई, कृपया, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है, कोई मदद नहीं कर रहा था, उन्हें अस्पताल ले चलिए। मैं पैदल ही लाने की कोशिश कर रही थी। वह आदमी एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर डर, दर्द और हिम्मत तीनों एक साथ साफ झलक रहे थे। उसने बिना और सवाल किए हरिदास को अपनी बाहों में उठाया और जीप की पिछली सीट पर लिटा दिया। तुम भी बैठ जाओ, जल्दी। जीप तेजी से उछलती हुई पहाड़ी रास्तों पर दौड़ने लगी। इंजन की आवाज, रात की सहरन, दूर कहीं भौंकते कुत्ते, इन सबके बीच रूही बस हरिदास की धड़कनें महसूस कर रही थी। उसने बाबा का हाथ पकड़ रखा था, जैसे वह कोई टूटती हुई दुनिया थामे बैठी हो। अचानक हरिदास की सांसें और तेज होने लगीं। रूही घबरा गई। बाबा, बाबा, आंखें खोलिए, मैं यहां हूं, आपके पास। वह आदमी जिसने मदद की थी, पीछे मुड़कर बोला, डरना मत, बस थोड़ा हिम्मत रखो, हम बस कुछ ही मिनट दूर हैं अस्पताल से। रूही की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसने पलकों के पीछे छिपा लिया। बाबा, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते, मैं अभी आई ही हूं आपके पास। हरिदास ने धीमे से उसकी उंगलियों को दबाया। उसके होंठ कांपे, पर कोई शब्द नहीं निकल पाया। जीप अस्पताल के गेट के सामने रुकी। रात के वक्त पूरा परिसर सुनसान था, पर इमरजेंसी में लाइटें जल रही थीं। वह आदमी हरिदास को उठाकर अंदर भागा, डॉक्टरों को आवाज दी, और कुछ ही सेकंड में डॉक्टरों की टीम हरिदास को स्ट्रेचर पर ले गई। रूही दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। उसके पैरों में चोट लगी थी, घुटने छिल गए थे, लेकिन वह दर्द भूल चुकी थी। बस एक ही सवाल उसके भीतर गूंज रहा था, क्या बाबा बच जाएंगे? वह आदमी चुपचाप उसके पास खड़ा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम अकेली हो? रूही ने सिर्फ सिर हिलाया। माँ की मौत के बाद कोई नहीं था मेरा, बस बाबा ही थे। वह आदमी मन ही मन चकित हुआ।
कितने लोग रिश्तों के बारे में बातें करते हैं, मगर यह लड़की, यह तो पूरा रिश्ता अपने कंधे पर उठाकर चल रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं आरव हूँ, इसी गांव के पास वाले कस्बे से काम से लौट रहा था, तभी तुम दिख गईं। रूही ने धीरे से कहा, धन्यवाद, अगर आप नहीं आते तो। उसकी आवाज रुक गई। आरव ने उसे हिम्मत दी। कुछ नहीं होगा, तुमने जो किया है कोई नहीं कर सकता। तुमने अकेले इतनी दूर बाबा को उठाकर चलाया। जानती हो ये कितनी बड़ी बात है। रूही की आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभाला। अचानक डॉक्टर बाहर आए। दोनों उठकर उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बाबा? डॉक्टर ने चश्मा उतारते हुए कहा, अभी खतरा टला नहीं है। उम्र ज्यादा है और ठंड लगने से शरीर काफी कमजोर हो गया है। अभी ऑक्सीजन पर रखा है, रात भर निगरानी की जरूरत पड़ेगी। रूही का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। उसने फौरन कहा, मैं यही रहूंगी, मैं बाबा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम खुद बहुत कमजोर लग रही हो। पहले थोड़ा पानी पी लो। आरव पास के वेंडिंग मशीन से पानी की बोतल लेकर आया। उसने बोतल रूही को थमाई। ताकत रखो, बाबा को तुम्हारी जरूरत है। रूही ने पानी लिया, लेकिन उसका ध्यान आईसीयू के कांच के दरवाजे पर ही टिका रहा। समय जैसे रुक गया था। मिनट घंटे बन रहे थे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन रूही की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। उसने चुपचाप आईसीयू के कांच से बाबा को देखा। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथ में सलाइन, मशीनों की बीप बीप, और दिल में एक ही डर, अगर मैं देर कर देती तो। तभी सहसा एक दवा लाने की जरूरत पड़ी। नर्स जल्दी से बोली, बाजार में ही मिलेगा, बहुत जरूरी है अभी। बिना एक सेकंड सोचने के आरव दौड़ पड़ा। रात के ठीक 2 बजे। ठंड हड्डियों को काट रही थी, पर वह वापस लौटकर आया। दवा हाथ में लिए, सांसें खुली हुई, लेकिन चेहरे पर सुकून की वह समय पर आ गया। रूही की आंखों में पहली बार हल्की सी मुस्कान तैर गई। शुक्रिया, आरव ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं, असली हिम्मत तुमने दिखाई है। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान हल्का नीला हुआ। अस्पताल की खिड़कियों से रोशनी अंदर आई, और ठीक उस वक्त डॉक्टर बाहर आए। रूही दौड़ी। डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने हल्की राहत भरी मुस्कान दी। अब हालत स्थिर है। रात की सबसे बड़ी मुश्किल पार हो गई है। रूही का दिल जैसे 10 बोझों से मुक्त हो गया। उसने भगवान का नाम लिया और आईसीयू के दरवाजे को छूकर आंसू बहाए। खुशी के आंसू, राहत के आंसू, अपने बाबा को बचा लेने के आंसू। लेकिन सच में सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब हरिदास को होश आया, उसने सबसे पहला सवाल यही पूछा, रूही, तू ठीक है ना बेटी? उसने बाबा का हाथ पकड़ा। मैं ठीक हूँ बाबा, अब आप भी ठीक हो जाओ। हरिदास ने धीरे से उसकी ओर देखा। अगर तू न होती तो मैं शायद बच नहीं पाता। रूही ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आपको छोड़कर जा ही कैसे सकती हूँ। बाहर खड़ा आरव यह दृश्य देखकर चुपचाप रह गया। उसके चेहरे पर एक एहसास था, इस लड़की में कुछ अलग है, बहुत अलग। और इसी एहसास के साथ कहानी का अगला मोड़ आने वाला था। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। हरिदास अभी भी कमजोर थे, हाथ कांपते थे, कदम लड़खड़ा जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया सुकून था, क्योंकि अब वह अकेले नहीं थे। उनके पास उनकी रूही थी, जो हर कदम पर, हर सांस के साथ उनके लिए खड़ी थी। आरव ने उन्हें घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी खुद ले ली। जीप धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। खिड़कियों से आती ठंडी हवा रूही के चेहरे पर हल्की हल्की लग रही थी, लेकिन इस बार हवा की ठंड उसे चुभ नहीं रही थी। उसके पास उसके बाबा थे, और साथ में आरव, जिसकी मौजूदगी अजीब सी सुरक्षा दे रही थी। घर पहुंचकर उसने हरिदास को चारपाई पर बैठाया, उनकी दवाइयां व्यवस्थित की,
रसोई में खिचड़ी चढ़ाई और आंगन साफ किया। हर काम में एक अपनापन था, जैसे वह इस घर को फिर से सांसें देना चाहती हो। आरव दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। तुम चाहो तो मैं रोज आ सकता हूँ, अगर किसी मदद की जरूरत पड़े तो, उसने धीरे से कहा। रूही ने शर्माते हुए बस इतना पूछा, आपको परेशान तो नहीं होगा? परेशान? आरव हल्का सा मुस्कुराया। सच कहूं, शायद पहली बार लग रहा है कि किसी काम का हिस्सा बनना अच्छा लगता है। उसके जाने के बाद हरिदास ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, ये लड़का ठीक लगता है। रूही ने तुरंत चुप कराया। अरे बाबा, आप भी ना। उसके चेहरे पर हल्की लाली फैल गई। अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण थे। रूही सुबह सुबह उठकर बाबा की मालिश करती, हल्का व्यायाम करवाती, फिर जड़ी बूटी की चाय बनाती। हरिदास हर बार उसकी ओर ऐसे देखते जैसे वह कोई फरिश्ता हो, जो उनकी जिंदगी में देर से आया लेकिन सही वक्त पर आया। धीरे धीरे आरव भी घर का हिस्सा सा बन गया। कभी बाजार से दवा ले आता, कभी बाबा को अस्पताल चेकअप के लिए ले जाता, कभी आंगन की टूटी फेंस ठीक कर देता। गांव वालों की नजरें बदलने लगीं। पहले जो ताने मारते थे, अब कहते, रूही बहुत नेक लड़की है, सौतेली होकर भी इतना करती है। ऐसी बेटी नसीब वालों को मिलती है। लेकिन जहां दुनिया सराहती है, वहीं कुछ लोग जल भी जाते हैं। गांव की 2-3 औरतें एक दिन आंगन के पास बातें करती सुनाई दी। देख लेना, ये लड़की कुछ न कुछ तो चाहती होगी बूढ़े से। हाँ भई, जायदाद वगैरह। कौन इतनी सेवा मुफ्त करती है? और वो आरव, पता नहीं क्या चक्कर है दोनों में। उनकी आवाज भले धीमी हो, पर जहर दूर तक फैलता है। रूही ने ये बातें सुनी और उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने जवाब न दिया। वह जानती थी कि सच्चाई बोलकर साबित नहीं होती, समय खुद गवाह बन जाता है। उस रात वह बाबा के पास बैठी थी। हरिदास उनकी आंखों में परेशानी पड़ गए। लोगों की बातों से परेशान न हुआ कर, रूही ने कहा। कभी कभी लगता है कि शायद दुनिया मुझे कभी समझेगी ही नहीं। हरिदास ने उसका हाथ थाम लिया। समझने की जरूरत भी क्या है, तू मेरी बेटी है, बस इतनी पहचान काफी है। उन शब्दों में ऐसा भरोसा था, ऐसा अपनापन, कि रूही रो पड़ी, लेकिन आंसुओं के साथ एक राहत भी आई। अगले दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम था, बेटी सम्मान दिवस। प्रधानाध्यापक ने आग्रह किया कि हरिदास और रूही मंच पर आए, क्योंकि गांव में बेटी बनकर पिता को सहारा देने वाली का सबसे सुंदर उदाहरण वही थी। रूही ने मना किया, लेकिन हरिदास जिद पर अड़े रहे। भीड़ के सामने जब रूही और हरिदास खड़े हुए, तो गांव तालियों से गूंज उठा। लोगों के चेहरे बदल गए थे। कल तक जिनके मन में शक था, आज उनकी आंखों में सम्मान था। मंच पर हरिदास को बोलना था, लेकिन गला रूंध गया। उन्होंने बस रूही की ओर देखा। इसने मुझे जिंदगी दी है, और अगर यह न होती, तो मैं आज यहाँ नहीं होता। पूरा हॉल खामोश था। रूही के आंसू अनियंत्रित थे, लेकिन वह सिर ऊंचा करके खड़ी रही। लोगों की तालियों में दूसरी ही धुन थी, सम्मान, प्यार, स्वीकार्यता। कार्यक्रम के बाद आरव आया। उसने धीरे से कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लगी। लेकिन सच बताऊं, खूबसूरती चेहरे में नहीं थी, उस हिम्मत में थी जो तुम में है। रूही झेम गई। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल में अजीब सी हल्की सी गर्माहट फैल गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर में हंसी, बातें, चहल पहल वापस आने लगी। रूही की रसोई की खुशबू, बाबा की मुस्कानें और आरव की मौजूदगी, तीनों मिलकर जैसे इस छोटे से घर में नई जिंदगी का संगीत बुनने लगे। एक शाम, जब सूर्य ढल रहा था और आकाश के रंग सुनहरे हो रहे थे, रूही आंगन में तुलसी पर पानी डाल रही थी। आरव दीवार के सहारे खड़ा उसे देख रहा था। फिर एकदम धीमी आवाज में बोला, रूही, एक बात कहूं? वह चौंक कर उसकी ओर मुड़ी। आरव की आंखें गंभीर थीं, लेकिन उनमें एक गहराई थी, एक सच्चाई। तुम्हारा ख्याल रखने का मन।
अब सिर्फ मदद की वजह से नहीं करता। वह रुक गया, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। कुछ और है। रूही का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा अचानक धीमी हो गई, आसपास सब शांत। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें ही सब पूछ रही थीं। आरव ने और करीब आकर कहा, तुम जो हो, जैसी हो, वैसी कोई नहीं। उसके शब्दों में न जल्दबाजी थी, न दिखावा, बस एक साफ, सच्चा एहसास। उसी समय दरवाजे से हरिदास की आवाज आई, रूही, जरा इधर आना, बेटी। दोनों चौंके, पीछे हटे, और हवा में एक अधूरी बात तैरती रह गई। एक बात जो अभी पूरी नहीं हुई थी, बट पूरी होने वाली थी। और यहीं से कहानी का अगला भावपूर्ण मोड़ शुरू होता है। रूही जल्दी से बाबा के कमरे की तरफ चली गई। हरिदास चारपाई पर बैठे थे, एक कंबल कंधों पर डाले हुए। बाबा, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने उसे देखकर मुस्कुराया। बस पास बैठ जा, बेटी। रूही उनके पास बैठी तो उन्होंने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। तू खुश तो है ना? रूही ने चौंक कर बाबा की ओर देखा। हाँ बाबा, मैं तो बस आपकी सेहत की चिंता करती हूँ। हरिदास ने सिर हिलाया। नहीं बेटी, मैं तेरे दिल की बात पूछ रहा हूँ। अक्सर जो बातें हम खुद से भी छुपा लेते हैं, वो आंखों में आ ही जाती हैं। रूही ने नजरें झुका लीं। उसे लगा जैसे बाबा सब समझ गए हों। पर वह जवाब देने से पहले ही हरिदास ने कहा, आरव अच्छा लड़का है। रूही का दिल धक से रुक गया। वह घबरा गई। बाबा, आपने क्यों? हरिदास ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं बूढ़ा जरूर हूं, पर समझता सब हूं। जिस तरह वो तेरे लिए दौड़ता भागता है, जैसा अपनापन उसकी बातों में होता है। बेटी, वो सिर्फ मदद नहीं, वो दिल का रिश्ता है। रूही पहले कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाबा, मैं ये सब सोच भी नहीं सकती। मेरी दुनिया तो बस आप हैं, और फिर लोग कितनी बातें करेंगे। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातें तो हमने हमेशा सुनी हैं, पर क्या अब भी उसी डर के साथ जीना है? तूने सारी जिंदगी सहन किया, समझौता किया। अब अगर तेरे हिस्से में कुछ अच्छा आ रहा है, तो उसे डर के कारण खो मत देना। उसकी आंखें भर आईं। वह बाबा के कंधे पर सिर रखकर बोली, मैंने कभी अपना कोई हक नहीं मांगा, बाबा। हरिदास ने उसके सिर पर हाथ फेरा। और शायद अब वक्त आ गया है कि तू अपने हिस्से की खुशी मांगे, या कम से कम उसे मना न करें। उसी वक्त बाहर किसी के बाइक रोकने की आवाज आई। रूही खिड़की से देख सकती थी। आरव था, हाथ में थैला लिए, शायद दवाई या कुछ और लेकर आया था। हरिदास ने आंखों के इशारे से कहा, जा, उससे मिल ले, वह तुझे ढूंढता हुआ आया है। रूही ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए आंगन की तरफ कदम बढ़ाए। आरव ने उसे देखकर खुशी छुपाई नहीं। अरे, तुम यहाँ हो। ये देखो, डॉक्टर ने कुछ खास चीजें लिखी थी, वो ले आया। रूही ने थैला लेते हुए कहा, आप क्यों इतना करते हैं? आरव ने गंभीर नजरों से कहा, क्योंकि तुम्हारे घर की चिंता अब मेरे दिल की आदत बनती जा रही है। रूही एक पल के लिए ठिठक गई। हवा में वही अधूरी बात फिर से लौट आई, वही जिसे दोनों कहना चाहते थे, लेकिन कोई पहल नहीं कर पा रहा था। आरव ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? तुम कुछ परेशान लग रही हो। रूही ने सिर झुका लिया। बाबा ने आपसे जुड़ी कुछ बातें कही। आरव का दिल धड़कने लगा। कौन सी बातें? रूही कुछ बोल पाती, उससे पहले ही बाबा आंगन में खड़े हो गए। आरव बेटा, जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उनके साथ अंदर चला गया। रूही थोड़ा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। हरिदास ने आरव की ओर गहरी नजरों से देखा। बेटा, मैंने उम्र के इतने साल देखे हैं कि चेहरा पढ़ना सीख चुका हूं। तू हमारी मदद करता है, हमारी चिंता करता है,
इसकी वजह सिर्फ इंसानियत नहीं है ना? आरव चुप। फिर कुछ सेकंड बाद उसने नजरें नीचे कर लीं। जी, बात तो सही कह रहे हैं। हरिदास ने आगे कहा, अगर तेरे दिल में रूही के लिए कुछ है तो साफ साफ कह दे, आज नहीं तो कल। पर कोई दिन ऐसा आएगा जब इस लड़की को किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, और मैं हर वक्त उसके पास नहीं रह पाऊंगा। आरव की आंखें भर आईं। ये वह उम्मीद नहीं थी जो उसने सोची थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ काका, मैं रूही के लिए कुछ महसूस करता हूं, बहुत। लेकिन मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। वह बहुत कुछ सह चुकी है, उसका भरोसा टूट चुका है। मैं बस उसके आसपास रहना चाहता हूं, जब तक वो खुद मुझे स्वीकार न करें। हरिदास ने सिर हिलाया। बात मजबूरी की नहीं है बेटा, बात सच जानने की है। उन्होंने धीरे से कहा, अगर तू मंजिल है तो उसे भी रास्ता जानने का हक है। बाबा की बातें सुनकर आरव की आंखों में एक चमक आई, जैसे कोई मंजूरी, कोई आशीर्वाद मिला हो। उसी वक्त दरवाजे पर धीरे से कदमों की आहट हुई। रूही खड़ी थी, उनकी बातचीत सुन चुकने के बाद। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। वह आगे आई, हरिदास के पास बैठी और बोली, बाबा, आपने जैसा कहा, शायद अब मुझे भागने की जरूरत नहीं। उसने धीमी आवाज में आरव की ओर देखा, अगर आपके दिल में मेरे लिए कुछ है तो मैं भी उसे अनदेखा नहीं करूंगी। बस डरती थी, कहीं मैं आपके रास्ते में बोझ न बन जाऊं। आरव ने तुरंत कहा, तुम बोझ नहीं हो रूही, तुम वो वजह हो जिस वजह से मैं खुद को बेहतर बनना चाहता हूं। ये सुनकर रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये कुछ नया शुरू होने के आंसू थे, कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा नहीं था, और पाना तो दूर, सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। हरिदास ने दोनों का हाथ अपने हाथों से मिलाया। अब बस तुम्हें दोनों को साथ चलना है। जिंदगी लंबी होती है और उसे खूबसूरत बनाने के लिए दो लोगों का साथ काफी होता है। हवा में एक सुकून था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल मोड़ तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जिस प्यार को दुनिया ने देर से पहचाना था, उसे दुनिया एक बार फिर चुनौती देने वाली थी। हवा में फैली टूटे सपनों की खामोशी अब धीरे धीरे किसी नई रोशनी में बदल रही थी। महक के कदम महल के विशाल आंगन में ठहर गए। सामने आरव खड़ा था, लेकिन पहली बार वो एक अमीर लड़का, एक वारिस, एक शक्ति, इन सब की जगह सिर्फ एक इंसान दिख रहा था। उसकी आंखों में अपराध बोध, डर, मोहब्बत और उम्मीद, सब कुछ एक साथ तैर रहा था। महक ने एक लंबी सांस ली, जैसे दिल ने तय किया हो कि अब आखिरी सच सुना और कहा जाएगा। आरव ने आवाज धीमी रखते हुए कहा, महक, अगर तुम चाहो तो मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं, पर तुम्हें खोने का ख्याल ही मुझे तोड़ देता है। महक ने उसकी तरफ देखा, और जैसे तमाम दर्द, हर सवाल उसके चेहरे पर उभर आया। आरव, मोहब्बत तभी खूबसूरत होती है जब उसमें भरोसा हो। तुमने भरोसा किया, पर अपने परिवार के डर ने कभी तुम्हें मुझे अपनाने नहीं दिया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस थक गई हूं। आरव का दिल पियानो की टूटी हुई कुंजियों की तरह धराशायी हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तुम्हें वापस पाने के लिए मैं सब छोड़ दूंगा, नाम, दौलत, ये महल, ये विरासत, कुछ भी। महक की आंखों में एक पल के लिए हैरत चमकी, फिर वो बोली, तुम सब छोड़ सकते हो, पर क्या तुम्हारा परिवार छोड़ देगा? क्या ये दीवारें, ये परंपराएं, ये उम्मीदें तुम्हें चैन से जीने देंगी? आरव ने चुपचाप नीचे देखा। महक ने उसकी रहती हुई आंखों में सच पढ़ लिया। तभी अंदर से आरव के पिता की भारी आवाज गूंजी, महक, रुको। महक मुड़ी। वो आदमी जो कभी उसे सिर्फ निम्न वर्ग की लड़की समझता था, पहली बार टूटा हुआ लग रहा था। महक, जो कुछ भी हुआ वो हमारी सोच की वजह से हुआ।
शायद हम पुराने विचारों में फंसे हुए लोग थे, लेकिन तुमने मेरे बेटे को इंसान बनाया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। महक की आंखें नम हो गईं। दुनिया में बहुत कम वक्त ऐसे आते हैं जब किसी बड़े दिल वाले इंसान का घमंड सच के सामने झुक जाता है। महक मंत्रमुग्ध रह गई। वो आगे बढ़े, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी दुनिया की हर दीवार गिरा दूंगा, बस मेरे बेटे का हाथ मत छोड़ना। महक कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक आरव की माँ भी आगे आईं। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने तुम्हें स्वीकार करने में बहुत देर कर दी, पर दिल से चाहती हूँ कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। अगर तुम चाहो तो मैं खुद तुम्हें विदा करूंगी। महक के लिए ये पल किसी तूफान के बाद अचानक आई बारिश जैसा था, अवास्तविक पर राहत देने वाला। लेकिन उसके दिल में एक सच्चाई अब भी चुभ रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आप सबकी माफी दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी कहानी सिर्फ आरव से नहीं, खुद से भी है। मुझे ये समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या चाहती हूँ, और मेरा रास्ता कौन सा है। मैं डर, शर्मिंदगी, मजबूरी या किसी के दबाव में शादी नहीं करना चाहती। अगर मुझे आरव चाहिए भी, तो मैं ये फैसला मजबूरी में नहीं, आत्मविश्वास में करूंगी। आरव को लगा कोई चाकू उसके सीने में धंस गया हो, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना वक्त लगे। जब भी तुम मुझे पुकारोगी, मैं यही रहूंगा। महक उस क्षण पिघलना चाहती थी, मगर उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे लिए इंतजार नहीं करोगे, तुम अपनी जिंदगी जियोगे। अगर कभी हमारे रास्ते फिर मिले तो समझेंगे कि यह मोहब्बत किस्मत थी। अगर न मिले तो भी मैं इस मोहब्बत को हमेशा खूबसूरत यादों में संजो कर रखूंगी। आरव की आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और सम्मान दोनों थे। महक ने आखिरी बार महल को देखा, उसी जगह को जिसने उसे रुलाया भी, तोड़ा भी, और उसे एक ऐसी ताकत दी जिसे शायद वो कभी पहचानती ही नहीं। उसने धीरे से कहा, अब मैं अपने पंखों की उड़ान खुद तय करूंगी। वो मुड़कर चल दी। कदम भारी थे, पर मन बेहद हल्का। आरव ने आखिरी बार उसे जाते हुए देखा। हवा में उसकी चुन्नी का कोना नाचा और फिर मोड़ पर ओझल हो गया। महल की दीवारें जो कभी उसे कैदी की तरह लगती थीं, अब उसे किसी कहानी के आखिरी पन्ने जैसी लगी, जहां दुख भी था, प्यार भी था, और एक नई शुरुआत की खुशबू भी। महक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। ऑटो, शोर, सड़कें, लोग, सब कुछ बदला हुआ महसूस हो रहा था, जैसे शहर भी जानता हो कि आज एक लड़की अपने अतीत से जीतकर निकली है। उसने आसमान की तरफ देखा। शाम का रंग मानो उसके दिल की तरह मिश्रित था, थोड़ा उदास, थोड़ा चमकता हुआ, लेकिन उसी रंग में आशा छिपी थी। उसने अपने आप से कहा, अगर मोहब्बत मेरी किस्मत में है, वो लौट आएगी, और अगर नहीं, तो मैं फिर भी पूरी हूँ, पूरी दुनिया के बराबर। दूर खड़े आरव ने धीरे से फुसफुसाया, मैंने तुम्हें खोया नहीं है, बस तुम्हारी उड़ान शुरू होते हुए देख रहा हूँ। महक की जिंदगी अब उसकी अपनी थी, और इस बार कहानी उसके फैसले पर खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वहीं से शुरू हो रही थी। कहीं बहुत दूर किस्मत एक नई मुलाकात का बीज बो चुकी थी।